नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेरशाह पढ़ते के इस यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, चुनाव आखिरी दौर में हैं और आज अंतिम दौर के 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। शाम तक ये चुनाव खत्म हो जाएंगे और इसके साथ ही भारत देश की आज़ाद जनता आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 18वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चुनने के लिए कर चुकी है। नतीजे 4 जून के निकलेंगे और 4 जून को जब परिणाम सामने होंगे तो उस परिणाम से पहले आप सबको पता है कि दक्षिण भारत के भीतर ध्यान मग्न होने की मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। सैकड़ों कैमरे लगे हुए और कैमरों के बीच ध्यान मग्न है। ऐसा लगता है जैसे ध्यान करने को भी कोई आदमी ब्रांडिंग कर रहा हो इस दौर में। इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया था कि इस भारत देश के भीतर सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपनी निजी आस्था को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर इस प्रकार के प्रचार अभियान का हिस्सा बनता है और गोदी मीडिया उस प्रचार अभियान को प्रमोट करता हुआ दिखता है। लेकिन वो तो दक्षिण भारत की बात। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और क्यों मजबूर हुए हैं, इसके पीछे जिम्मेदार उत्तर भारत। वो उत्तर भारत जिसने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर दो बार पहुंचाया। गुजरात से आने के बावजूद गंगा किनारे पहुंचे नरेंद्र मोदी, बनारस पहुंचे मोदी, उत्तर भारत की राजनीति को साधा और उस राजनीति को साधने के क्रम में तमाम तरह के बड़े बड़े कस्मे वादे तक किए और उस कस्मे वादे में 15 लाख रुपए खाते में आने की बात भी थी, 2 करोड़ नौकरियां भी थी। ऐसे तमाम तरह के वादा किए। लेकिन एक बात और है कि इसी वादे दरअसल उत्तर भारत की जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों ही 15-15 लाख का जुमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 15 लाख के अलावा भी कई सारे जुमले थे। उस जुमले को देश की जनता के बीच ले जाने का काम, हकीकत से रूबरू कराने का काम जिन लोगों ने किया, उसमें उत्तर भारत के उत्तर के 5 पांडव, कहते हैं ना इंडिया गठबंधन के 5 पांडव बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए देखे। इन 5 पॉलिटिकल नेताओं ने, कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी की नींद हराम करके रख दी, सियासी तौर पर भी, जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता कि आखिरकार क्यों उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व दरक गया, ब्रांड मोदी दरक गया, अमित शाह की चाणक्य नीति दरक गई, आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग दरक गया। और इन सब के आगे बढ़कर के जो भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे को का ढोल पीटते हुए सामने दिख रही थी, वो चाल चरित्र और चेहरे के बीच में भारतीय जनता पार्टी को इसी उत्तर भारत की राजनीति ने वो तमाम दाव चलने पड़े जिस दाव की कम से कम स्वस्थ और मर्यादित रूप से राजनीति में कोई जगह नहीं। किसकी बात की जाए, किस स्तर की भाषा, मंगलसूत्र से निकली हुई भाषा, भैंस तक, नल की टोटी तक, किसकी बात की जाए, मुजरा तक शब्द पे आ गए पीएम मोदी। बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में जैसे खासकर उत्तर भारत में जिन 5 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, एक एक करके आपको सबको बताएंगे कि 165 लोकसभा सीटें, 165 यानी 165 लोग उत्तर भारत की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी यहीं बजी। इन 5 राजनेताओं ने मिलकर इन 5 का नाम एक एक करके बात करते हैं तो इसमें पहला सबसे बड़ा नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। जेल के भीतर गए थे, जब वो जेल के भीतर पहुंचे तब भी समझौता करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल अशोक चौहान नहीं निकले, अरविंद केजरीवाल हसन मुशर्रफ, अजित पवार या फिर छगन भुजबल नहीं निकले, बल्कि अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, पूरी की पूरी पार्टी सत्ता से लोहा लेती हुई दिखाई दी इस दौर में। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब 21 लोकसभा की सीटें, हरियाणा में भी 1 सीट लड़ रही है आम आदमी पार्टी, वहां भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वहां पर भी राहुल गांधी के साथ गलवैया करके वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर भारत की सभी छोटे राज्यों को अगर मिलाकर आप देखें तो करीब 46 सीटें होती। उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 46 लोकसभा की सीटें यहाँ आते हैं। 32 सीटें ने लोकसभा की जीती थी
इनमें से 46 में से 32 उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से करीब करीब दूर कर दिया। वो दिल्ली जहां पर 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी, आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के गठबंधन ने, यानी यूं कहें इंडिया गठबंधन ने, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता वाली इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है, होश उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की और अमित शाह और मोदी की। आखिर हो क्या रहा है उत्तर भारत के भीतर? अरविंद केजरीवाल शहरी मध्य वर्ग के सबसे बड़े चहेते के रूप में उभरे थे, लेकिन उनकी पहचान वहीं तक नहीं सीमित है। अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में, पंजाब में, हरियाणा के भीतर, यहां तक कि गुजरात की भरूच लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम। तो इंडिया अलायंस के उत्तर भारत में जो 5 राजनेता, उसमें पहला नाम अरविंद केजरीवाल का होता है। उनका अट्रैक्शन होता है, साफ सुथरी छवि रहती है। अलग बात है कि ईडी की कृपा से वो जेल गए और कल 1 जून को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त हो जाएगी और उस वक्त तक जमानत को आगे एक्सटेंड नहीं किया गया तो एक बार फिर वो ईडी की कृपा से दिल्ली के तिहाड़ जेल में होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जेल कभी भी राजनीतिक संभावनाओं को खत्म नहीं करती, बल्कि सियासत में जो है सहानुभूति के नए रास्ते को, नए अवसर को जेल प्रशासन और जेल के भीतर राजनेता का पहुंचना एक नए अवसर को जन्म देता है, और करके दिखाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। 3-3 4-4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़कर के अगर बात करें तो दूसरा नाम और इससे ज्यादा चौंकाने वाला होता है। दूसरा नाम आता है एक दूसरे मुख्यमंत्री, उनको भी जेल जाना पड़ा, उन्होंने गद्दी छोड़ दी, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। यानी एनडीए को 12 लोकसभा सीटें झारखंड में मिली थी 2019 में। आज क्या हाल है? न केवल पश्चिम बंगाल, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के जंगल महल इलाके के भीतर भी आज हेमंत सोरेन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सीटें किसकी कितनी आएंगी ये बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें झारखंड और झारखंड से लगे हुए इलाके के भीतर बहुत बड़ी संख्या में कम होने वाली है। वो आदिवासी चेतना के नए प्रतीक बनकर के उभरे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जिस प्रकार से चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, उस चुनावी कैंपेन ने भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए चेहरे, संसद के भीतर कई सारे मामलों पर विपक्ष से 2-2 हाथ करते दिखने वाले चेहरे निशिकांत दुबे तक की ही नींद हराम कर रखी। वो निशिकांत दुबे जो महुआ मोइत्रा के संसद सदस्यता का खत्म करने के पीछे पड़ गए थे और खत्म करा करके दम लिया। लेकिन अब जो स्थिति है, हेमंत सोरेन और बाकी 4 और पॉलिटिकल पांडे जो है ना, इस सब मिलकर के नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर दिया। राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी की, कहते हैं ना, उछन्नर कर दिया है। उत्तर भारत में सीटें वहां से भी जा रही हैं बीजेपी की। हेमंत सोरेन न केवल आदिवासी चेतना, खासकर संथाल चेतना की बात करें, जोहार झारखंड की बात करें, हर तरीके से हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया, जिस प्रकार से सहानुभूति की लहर कल्पना सोरेन ने पैदा की, उस लहर को कम से कम आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी मैच करती हुई तो कम से कम नहीं दिखती। तीसरे नाम की अगर बात करें, तीसरे नाम की स्थिति ये होती है कि वो व्यक्ति मछली खाता है तो प्रधानमंत्री को कड़वी लगती है। हेलीकॉप्टर में मछली खाना गुनाह हो गया, ये इससे पहले किसी ने नहीं सुना होगा, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से इस देश को पता चल गया कि हेलीकॉप्टर में मछली खाना गुनाह होता है। नवरात्र में मछली खाना गुनाह हो गया। पूरा पश्चिम बंगाल में नवरात्र में पूरा मछली खाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक नए तरीका के हिंदुत्व लाए और उस हिंदुत्व में वही सही है। अगर कोई ढोकला खाए तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सिवा अगर कोई मछली खा ले तो वो अपराधी होगा। अब तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूं, और तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को बीमार होने के बावजूद भी, प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति में भी वह चल नहीं पा रहे थे, काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हुई। उस वजह से जिस प्रकार से वो लंगड़ाते हुए चल रहे थे, लोगों का सहारा लेकर के चल रहे थे, पूरे बिहार के भीतर 200 से अधिक चुनावी सभाएं मुकेश सहनी के साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं जो उनके
रैली में जो भीड़ उमड़ रहा है और उसका जो जज्बा दिख रहा है, बक्सर से लेकर किशनगंज और बेतिया से लेकर बांका तक जिस प्रकार का जज्बा बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर दिखाई पड़ रहा है, उस जज्बे के भीतर नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति है। मुकाबले लायक सूरत भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पा रही बिहार में। क्या कमाल का काम किया है बिहार में तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार चाचा है तेजस्वी यादव के। नीतीश कुमार के साथ कभी भी जब भी उनको जरूरत होगी वो खुलेआम कई मंचों पे बोल चुके हैं, विधानसभा के भीतर कह चुके हैं कि जब भी उनके चाचा को उनकी जरूरत होगी वो साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। 4 जून के बाद वो यह भी दावा कर रहे हैं कि पिछड़ों के हित में, अपने पार्टी के हित में, देश के हित में नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन बड़ा फैसला उससे पहले तेजस्वी यादव ले चुके हैं। बड़ी कुर्बानी वो दे चुके हैं कि चाहे जेल जाने की नौबत आए, चाहे ईडी आ जाए, सीबी आ जाए, कोई भी आ जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए, कोई भी आ जाए, ये वो यहाँ तक बोलता है कि हमारे घर में आकर के दफ्तर खोल लीजिए, आने जाने में परेशानी अगर होती है तो ये कोना उनको दे दिया जाएगा। इस हद तक जब चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पे जातीय जनगणना के बाद वाले बिहार के भीतर, तो बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भीड़ उभर रही है वो भीड़ नहीं, वो जन सैलाब ही नहीं, बल्कि वो जनता की आकांक्षाओं का, जन आकांक्षाओं का प्रतीक उस रूप में भी तेजस्वी यादव को बना रही है जिस रूप में 1995 के दौर में उस चुनाव में भी लालू यादव को बनाया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को सबसे बड़े मंडल मसीहा बीपी सिंह के सबसे बड़े ताकतवर सिपाही के तौर पे लालू यादव को स्थापित किया गया था। आज बिल्कुल वही स्थिति दिखाई पड़ती है बिहार के भीतर। आज बीपी सिंह और लालू यादव राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति में लालू यादव हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। बीपी सिंह स्मृति शेष हैं, लेकिन आज के दौर में बीपी सिंह और लालू यादव की भूमिका को राहुल गांधी और उनके सिपाही तेजस्वी यादव ने संभाल लिया है। और यही खेल जो है, जब मुकेश सहनी साथ में जुड़ जाते हैं तो पाला बदलते हुए दिखता है। खास तौर पे उन सीटों के ऊपर बदलता हुआ दिखता है जहां भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है। क्योंकि चाचा क्या कुछ करेंगे, तेजस्वी यादव के दावे कुछ भी हो, 4 जून के बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के चाचा कुछ नया खेल करेंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। पहले 4 तारीख को परिणाम तो आने दीजिए। जेडीयू के लोग पटना में जमे हुए मुख्यमंत्री आवास पर 4 जून की सुबह से जमे भी रहेंगे। अब बात करते हैं चौथे लोग राजनेता की तरफ। चौथा यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी योगी आदित्यनाथ की सियासत को भी खतरे में डाल दिया है। जिस उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया 2014 के भीतर, और इसी उत्तर प्रदेश ने 2019 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतरने से बचाया। आज उत्तर प्रदेश के भीतर न तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई दे रही है 2014 और 19 जितनी मजबूत, और न ही संघ का झंडा, बैनर और संघ के कार्यकर्ता, खाकी ड्रेस वाले कार्यकर्ता कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी और संघ, बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की जगह ट्रोल आर्मी बन चुकी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है। व्हाट्सएप पे प्रचार दिखाई पड़ता है और प्रचंड भीषण गर्मी के भीतर 47 डिग्री से ऊपर के तापमान में जो 2 बातें साफ दिखाई पड़ता है, जिसने भी उत्तर प्रदेश की चुनाव को अच्छे से देखा हो, जो उत्तर प्रदेश के जो देखने वाले लोग हैं सब इस बात को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर एक और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। पीडीए का नारा उनका मजबूत और बुलंदी से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट, अमित शाह की चाणक्य नीति, पन्ना प्रमुखों पर आधारित चुनावी रणनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वहां इतनी प्रचंड भीषण गर्मी में न तो पन्ना दिख रहा है न प्रमुख दिख रहा। और एक और महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, इन 5 ने बीजेपी के पिलर को हिला के रख दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय।